डॉक्टर अंशुमान, बार बार ये बात कही जा रही है कि थर्ड वेव आने वाली है, और ये भी कहा जा रहा है जो थर्ड वेव आने वाली है वो छोटे बच्चों के लिए ज्यादा परेशानी पैदा कर सकती है। अगर ये सच है तो छोटे बच्चों को कैसे बचाया जाए, क्या प्रिकॉशंस लिए जाए, मैं आप दोनों लोगों से इस पे समझना चाहूंगा। जी, देखिए, थर्ड वेव आने वाली है। पहले भी आपके कार्यक्रम समझा चुका हूं, दूसरी बार भी समझा देता हूं कि वेव क्या है। जैसे समुद्र के किनारे आप खड़े हैं, एक लहर आती है, आपको टकरा के वापस जब जा रही, दूसरी लहर आप देखते हैं दूर से आ रही होती है, लेकिन पानी कभी डिस्कनेक्टेड नहीं होता है। तो कहने का ये मतलब हुआ, अभी जो पीक चल रहा है कोरोना का, ये डाउन होने लगेगा, लेकिन केसेस खत्म नहीं होंगे। फिर जब पीक आने लगेगा तो उसको आप थर्ड वेव कर देंगे। पहली बार देखा गया था पिछले साल कि यूजुअली एल्डरली लोग इन्फेक्ट हो रहे थे। इस बार देखा गया यंगस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसका रीजन क्या हुआ कि एल्डरली काफी वैक्सीनेट भी हुए और स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन हो गया डबल म्यूटेंट वायरस में। तो इसके कारण यंगस्टर्स को, जो अदरवाइज बहुत ज्यादा ससेप्टेबल नहीं थे, वो इन्फेक्ट होने लगे। और माना यही जा रहा है अगर इसी तरह म्यूटेशन होने लगा, स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेस होगा, तो बच्चे भी इन्फेक्ट होंगे। दूसरा, बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, तो इसलिए स्पेकुलेट किया जा रहा है। लेकिन विदेशों में तो वैक्सीन लगना भी चालू हो गया बच्चों में, कुछ कंट्री में ट्रायल चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी ट्रायल की बात भी छोड़ दीजिए, लगने की बात तो पता नहीं कब होगी, क्योंकि अब तो 18+ को ही भी नई वैक्सीन लग रहा है। तो वही एक तरीका था जो कि हम थर्ड वेव को रोक सकते थे। रोकने का तरीका था 16 जनवरी 2021 को वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया। अगर हम पूरी प्लानिंग रोड मैप के साथ चलते तो मेरा यह मानना था जून तक हम सारे वैक्सीनेशन प्रोसेस जितना हमारा एक्सपेक्टेड था हर्ड इम्यूनिटी के लिए कर लेते और ये थर्ड वेव को हम रोक सकते थे। अभी भी अगर काम शुरू किया जाए तो हम रोक सकते हैं। अभी भी जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भाई दिसंबर तक जो है हम वैक्सीनेशन ड्राइव ठीक कर लेंगे, तो बट दिसंबर तक आने में भी बहुत समय नहीं लगता है। ऐसा नहीं लगता कि तब तक काफी देर हो जाएंगे। तब तक कितने म्यूटेशन हो जाएंगे वायरस के? वायरस थोड़ी आपके लिए सोच रहा है कि आप तैयारी करेंगे तो मैं म्यूटेशन अभी नहीं करता हूं, अभी बैठा रहूंगा। वायरस तो अपना म्यूटेशन ले रहा है। जी, डॉक्टर सुरैना को स्क्रीन पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वायरस जो है अपनी। जी आप बोलिए डॉक्टर सुरैना। नहीं, मैं बोलना चाहूंगी कि बेसिकली द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस वाज एक्चुअली कि वैक्सीनेट एवरीबडी एट वन गो। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको वैक्सीन मिले, एक साथ सब लोग वैक्सीनेट हुए, तो ही एज डॉक्टर अंशुमान सेड कि वायरस को टाइम नहीं मिलता म्यूटेट होने के लिए। बेसिकली क्या है कि वायरस नीड्स ह्यूमन बॉडी। वायरस अपने आप बाहर कोई अपने आप ग्रो नहीं कर सकता। वायरस को अंदर जाना ही है, अपने बॉडी के अंदर जाना ही है, और वहां पे वो अपना ग्रोथ मतलब मल्टीप्लाई होना है। तो ये सब रोकने के लिए वैक्सीनेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एट द सेम टाइम इफ वी नाउ थिंक दैट ओके द बच्चों को होना है, तो मेरा एक मानना है कि एवरी स्टेट हैज टू बी इन अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, एंड दैट वो प्रिपेयर्डनेस मतलब ऐसे होनी चाहिए कि जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, कि लॉट ऑफ हेल्थ सेंटर्स, जो छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स है, नॉट एवरीबडी इज अवेयर कि हाउ चिल्ड्रन आर टू बी ट्रीटेड। एडल्ट्स को तो सब लोग को मालूम होता है, बट बच्चों के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं। मगर सपोजिंग इफ इट बिकम्स मोर, देन सबको ये मालूमात होना पड़ेगा कि मेडिसिन का डोज कैसे कैलकुलेट करने का, उसका जैसा बॉडी वेट के हिसाब से डोज होता है, वजन के हिसाब से डोज कैलकुलेट किया जाता है, बच्चों के लिए कुछ प्रिकॉशंस होती है। तो ये सब जो ट्रेनिंग है, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट नाउ। Simplified training, but all the medical personnel should start getting that sort of a training, so you are prepared. Not only when things happen, then you start becoming prepared and chaos. So this is what I want, one point I wanted to make. बिल्कुल डॉक्टर सुरैना, आप ठीक सही बात कह रहे हैं कि पहले से ही हमें तैयारी करनी चाहिए, ना कि जब चीजें हो जाए, घटना घट जाए, फिर हम उसको ठीक करने की तरफ दौड़े, तब तक चीजें देर हो जाती हैं और हम जो जाने बचा सकते थे या हम स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ बेहतर कर सकते थे, बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते थे, वो शायद हम नहीं कर पाते हैं। और ये आप लोगों से आज जो चर्चा हुई उससे ये समझ में आया, और जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जो आगे भी देखेंगे, उनको समझ लेना चाहिए कि ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ये कोई कोरोना के बाद कुछ आया हुआ नया अवतार नहीं है, ये पुराना है, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
दवाइयां अवेलेबल हैं, तो किसी भी तरह का कोई भी पैनिक क्रिएट ना करें। लोगों को बताएं कि इससे घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो सिम्टम्स आज बताए डॉक्टर साहब ने, उन सिम्टम्स को जांचें, परखें और डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचें, ना कि उसको रुकने का इंतजार करें कि शायद ये ठीक हो जाएगा। शायद उसको वो जो बात अभी बताई गई कि हम किसी का भी प्रिस्क्रिप्शन लेके पहुंच जाते हैं दवाई लेने की, यही सेम सिम्टम्स तो मेरे पास मेरे भाई को थे, कजन को थे, बुआ के लड़के को थे, दोस्त को थे, तू भी ले ले। और आजकल व्हाट्सएप इतनी तेज चल गया है, लोग फोटो खींचते हैं और भेज देते हैं और सीधे मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी आजकल मंगवा लेते हैं। तो ये ना करें, बचें, क्योंकि जान हमारी बहुत कीमती है। ट्रीटमेंट भी महंगे हैं इस वक्त। जो कालाबाजारी हम और आप लोगों के कारण ही चल रही है, क्योंकि हम कई बार अननेसेसरी चीजों को स्टोर कर लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है और बाद में कई बार हम अपने केस को बिगाड़ भी लेते हैं। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर सुरैना और डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिस तरह से आप लोग समय देते हैं। और मैं समझता हूं इससे बड़ी समाज सेवा कोई हो नहीं सकती है कि जब हम लोगों को अवेयर करते हैं अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से, और आप लोग अपना समय निकालते हैं। रात के 11 बज रहे हैं और आप लोगों को सुबह, आप लोग ऑलरेडी इतनी सुबह अपनी मॉर्निंग जल्दी शुरू करते हैं, हम लोग तो फिर भी देर से शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को सुबह से शुरू करनी होती है। तो एक बार आप लोगों का फिर से शुक्रिया, धन्यवाद। और कल फिर हम लोग 9 बजे जुड़ेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।